जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। ये जो भाई साहब मेरे साथ आज स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इनका नाम है साहिल सिंह सूर्यवंशी। बिहार के रहने वाले हैं, चंपारण के। और मैं कल से पहले परसों में इनको पहली बार मिला हूं लखनऊ में। इससे पहले ये मेरे फेसबुक फ्रेंड थे और मेरे फेसबुक पे कमेंट्स करते थे, पर मेरा इनसे कभी विशेष इंटरेक्शन नहीं हुआ है। पहले ये बताते, शायद आपने मुझसे पहले भी बात की थी कभी ना, इक्का दुक्का बार, पर मैं इनको जानता नहीं था। मेरे इनसे पहले परिचय हुआ कल लखनऊ में हम थोड़ा सा इंटरेक्ट किए। फिर इनके साथ मैं कल लखनऊ से दिल्ली तक वापस आया इनकी गाड़ी में बैठ के, और ये वीडियो हम इनके घर में बैठ के दिल्ली में बना रहे हैं। तो तब दिल्ली में से जब हम लखनऊ से आ रहे थे तो मैंने इनसे ऐसे ही एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा आप करते क्या हैं और आखिर, तो तब ये मुझे अपनी स्टोरी सुनाने लगे। और तब स्टोरी में इनकी स्टोरी इतनी मजेदार थी एंड इट वाज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि आप ये समझ लीजिए कि 7 घंटे की जर्नी कब बीत गई हमें पता नहीं लगा, और हम लोग सारे रास्ते इनसे बात करते आए और ये अपनी कहानियां सुनाते रहे। मेरे साथ 2 और मेरे मित्र थे, वो पिछली सीट पर बैठे हुए थे, एंड हम लोग इतना अटेंटिव हो के इनकी कहानी सुन रहे थे। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इनको इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। इट इज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। वो तमाम लोग जो कहते हैं ना हमें मौके नहीं मिले जिंदगी में, या जिंदगी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, बहुत बेरोजगारी है, आरक्षण है, या है वो है, दुनिया भर के बहाने बनाते हैं, मैं बेरोजगार हूं, उनको इनकी कहानी बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। और बेहद इंस्पायरिंग स्टोरी कि अगर आपके अंदर विल पावर है, सचमुच आपका एक स्ट्रांग ड्रीम है, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके अंदर एक विल पावर चाहिए सक्सेसफुल होने की। तो तब इनकी स्टोरी शुरुआत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आधे घंटे के एक एपिसोड में पूरी हो पाएगी, तो हो सकता है हमको इसके 2 या 3 एपिसोड बनाने पड़े, पर मैंने इनको बताया कि थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाइएगा, क्योंकि वैसे तो 7 घंटे की कहानी थी एंड ये इनके पास हजारों किस्से हैं सुनाने के लिए। पर मैं ये मानता हूं कि साहब यूथ के लिए एक बहुत जबरदस्त एक आज मैं एक ये एपिसोड लेके आ रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। तो साहिल भाई जी दद्दा, आपने मुझे बताया था कि आपके फादर जब आप बहुत छोटे थे तभी जो है उनकी डेथ हो गई थी, और 9th क्लास के बाद, ये 9th पास हैं, इनकी एजुकेशन स्कूली शिक्षा डिग्री 9th पास है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी को ना बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस में इनको लेक्चर देने के लिए बुलाना चाहिए। ये वीडियो जब आप देख लेंगे तो आप भी यही बात कहेंगे। और इन्होंने, इनके फादर की डेथ हो गई थी, इनकी पढ़ाई छूट गई थी, इसके बाद इनकी आज तक की सक्सेस स्टोरी वो अपने ये मुंह से सुनाएंगे। और ये बताते हैं कि जब ये मात्र 12 साल के थे ना, तब भी इन्होंने इतने यूनिक तरीके से जो है पैसा कमाना घर में शुरू कर दिया था, जब इनकी उम्र मात्र 12 साल की। तब से ही 12 नहीं दद्दा, मैं आई थिंक 8 साल की उम्र में ही हैड बिकम अ बिजनेसमैन, दिस मैन साहिल सिंह सूर्यवंशी। हाँ, तो जरा बताइए हुआ क्या था, कैसे हुआ था, वो शॉर्ट में सुनाइएगा, 30 मिनट में आधी कहानी कह देनी आप। जी दद्दा, हुआ क्या था कि मेरे जो फादर थे वो बिल्कुल चेन स्मोकर, पर बीड़ी के, नॉट सिगरेट, सिगरेट के नहीं, बीड़ी पीने के लगातार। मतलब एक बीड़ी उन्होंने सुलगाई और वो खत्म हुई तो माचिस के तिली से नहीं जलाया, उन्होंने उसी बीड़ी से फिर दूसरी बीड़ी सुलगा ली, इतने ज़्यादा। तो और होता क्या था कि जब उनके पास बीड़ियाँ खत्म हो जाती थी स्टॉक की, तो हमें वो पॉकेट से चवन्नी या ठन्नी निकाल के जा लाला की दुकान से, बनिया की दुकान से जा करके बीड़ी लेकर आ। तो उस समय 5 पैसे की दद्दा एक बीड़ी मिला करती थी, और हमें याद है कि जब हम जाते थे चरनी लेकर के 25 पैसा तो 5 देता था। कई बार उसकी मुट्ठा मंगाते थे तो मुट्ठा में 24 बीड़ी होती थी, तो उस हिसाब से 1 रुपये 20 पैसे की हुई। ये आपके गांव चंपारण छपरा बहास गांव है, छपरा गांव है इनका, चंपारण जिले में, बिहार, वहां की कहानी है, जब इनकी उम्र 8 साल की थी। जी, ये तकरीबन 94-95 की बात है। हाँ। तो वो 5 पैसे में होता क्या था, जब मुट्ठा लेते थे तो 1 रुपये 20 पैसे में बनिया नहीं देते थे, वो फिर 1 रुपये 10 पैसे में 1 रुपये में दे देते थे। तो मुझे आइडिया आया कि जब लूज में मेरे फादर मंगाते हैं उस बीड़ी को,
तो मैं अगर खुद ही बल्क में खरीद के रख लूँ और सर दद्दा जब मैं वो पैसे दें तो मैं जाऊँ और थोड़ा सा टहल करके और आ करके अपने मुट्ठे में से बीड़ी निकालूं कि ये 25 पैसे के लो पापा 5 बीड़ी। तो होता क्या था कि जब वो 3-4 बार मंगा लेते थे तो मेरे पास कुछ बीड़ियाँ मुनाफे के तौर पे बच जाती थी, वो भी मैं उन्हीं को बेच देता था। ऐसे करके फिर मेरा आइडिया आया कि इन्होंने अपने पिताजी को ही मुनाफे पे होलसेल पे बीड़ी नहीं लाके नहीं दादा, पर उनको कोई घाटा नहीं था ना। अपने पिताजी को उनको कोई घाटा नहीं था। मुनाफा कमाना शुरू कर दिया था एट द एज ऑफ 8। फिर आगे क्या हुआ? तो फिर उसको हमने थोड़ा और बड़ा किया। अब बीड़ी क्या था कि हम मुट्ठा के बजाय उसका बंडल खरीदने लगे, जो तकरीबन मुझे जहां तक याद है दादी भी तो बीड़ी दादी बीड़ी पीती थी दादी भी बीड़ी पीती थी। हाँ। और कमाल की बात है कि वो पिता पुत्र दोनों साथ में पीते थे। अच्छा, तो फिर दादी और पिता 2 ग्राहक हो गए इनके। हाँ, 2 ग्राहक हो गए। नहीं, बाद में ग्राहकों की संख्या बढ़ी। पहले क्या था कि बाकी लोगों को कोई काम अगर किसी बच्चे को पड़ोसी बताते थे कि जा ये काम करके आ, तो बच्चों का मतलब टाल मटोल का रवैया होता था, अरे यार ये बार बार बुजुर्ग भेज देते हैं। पर मेरे में नहीं था, क्योंकि मुझे तो मुनाफा हो रहा था ना, तो मैं तो दौड़ के जाता था। तो लोगों ने समझ लिया कि अगर बीड़ी मंगानी है तो इससे मंगाओ, इससे अगर सब्जी मंगाने के लिए भेजोगे तो लेट से लाएगा, फिर बीड़ी बहुत जल्दी लाएगा। बीड़ी लाने में मास्टर दौड़ के जाएगा, बीड़ी लेकर के चला आएगा। तो बीड़ी से मुझे मुनाफा हुआ। फिर मुझे किताबें पढ़ने का दद्दा बहुत शौक था। तो जब किताबें पढ़ने का दद्दा शौक था तो उसमें क्या था, कॉमिक्स, और जैसे नागराज, बाकेलाल, ध्रुव, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, ये सब। तो हम लोग बिल्कुल ढूंढते रहते थे। इवन हम जब भूजा और आलू चप जब खाते थे ना, तो अगर पुराने किताब पे कोई अगर मिल जाता था तो पढ़ने का दद्दा वो शौक था, पढ़ने का इतना शौक था। दिस इज कॉल्ड द रियल रीडिंग हैबिट। तो इसे कहते हैं पढ़ने का शौक। तो हम उस पन्ने को ही पढ़ लेते थे। तेल से सना हुआ आलू चप समोसा वाला पन्ना को हम पूरा पढ़ लेते थे। अगर उसमें कोई स्टोरी है तो बेचैन हो जाते थे, अरे इसके बाद क्या हुआ, तो पन्ना फट के आया ना। तो फिर कॉमिक्स पढ़ने के लिए 17-18 किलोमीटर दूर है दद्दा मेरे घर से मोतिहारी। हम वहाँ जाते थे, वहाँ लाइब्रेरी से सिक्योरिटी मनी जमा कराते थे। कॉमिक्स की प्राइस जो 5-10 रुपये हुआ करती थी वो देते थे। फिर जब नेक्स्ट डे लौटाने जाते थे तो 5 रुपये के है तो 50 पैसे काट के 4.5 रुपये जो है वो लाइब्रेरी वाले हमें वापस कर देते थे। मैं देखता था कि साइकिल चला के जाओ, ये करो। तो मैंने उनसे बोलता था कि जो कॉमिक्स आपके सबसे पुरानी हो गई है ना, आप उसको मुझे भाड़े पे मत दो, आप मुझे सेल कर दो उसको, जो आपके लिए बिल्कुल रद्दी हो गई है। बस पेज सलामत होने चाहिए, स्टोरी टूटनी नहीं चाहिए, चाहे उसकी कंडीशन जैसी भी हो, पेपर क्वालिटी जैसी हो गई है दद्दा। तो दद्दा उसमें क्या था कि हम लाते थे तो मेरे पास खूब सारे स्टोर हो गए। मैं सोचता था कि 8 आने में भाड़ा दूंगा और 2 रुपये में मुझे मिल जा रही है पुरानी चीज़, तो 1/4 तो मैंने खुद ही पढ़ के उसकी रिकवरी कर ली। 2 रुपये दिया तो अब मेरे तो 1.5 रुपये ही फंसे हैं ना। फिर मेरे पास जब इकट्ठे हो गए तो मैंने गांव के लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, किराए पे? इक्का दुक्का बच्चों को हैबिट थी। कम से कम मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए सैकड़ों पाठक बनाए। यस, ये देखिए इनके गांव में सिर्फ इनके अलावा 1-2 बच्चे ही कॉमिक किराए पर लेके पढ़ना का शौक रखते थे। जी दादा। इन्होंने अपना 8 साल की उम्र में अपना बिजनेस चलाने के लिए सैकड़ों बच्चों को कॉमिक पढ़ने की आदत डाल दी। और आदत कैसे डाली दादा, उसमें कॉमिक्स में कई आते थे सीक्वेंस वाले, जैसे क्रमशः हो गया लास्ट में, तो क्रमशः वाली जैसे मर्जी पढ़ा दो उसको बेचैनी होगी, अरे अगला पार्ट पढ़ा दो। हम बोलते थे कि ये फ्री में पढ़ लो एक। अब फ्री में जो देते थे वो क्रमशः वाली देते थे। पहला फ्री में पढ़ा दो, मतलब आदत लगा दो। अब क्रमशः में कहानी तो जाननी है, वो यार वो भी फ्री में पढ़ा दो। नहीं, वो दोनों का भाड़ा एक साथ लगेगा, जो पहले फ्री में पढ़े उसका भी और अभी जो लेके जाओगे उसका भी। तो लोगों की हैबिट बनी। तो ऐसा होता था कि 2 रुपये से खरीदी गई कॉमिक्स को हमने 20-20 रुपये तक उससे कमाए। तब जाके उसकी उम्र क्या थी आपकी? उस समय 9 साल रही होगी। 9 साल की उम्र में पहला बीड़ी। हाँ, फर्स्ट बीड़ी और भी उसमें माचिस भी बाद में ऐड हो गया था। व्यवसायी 8 साल की उम्र में बीड़ी व्यवसायी, 9 साल की उम्र में किराए पर कॉमिक वाली लाइब्रेरी, कॉमिक्स लाइब्रेरी, ये लड़का, ये बंदा स्थापित कर चुका था। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर पैसे मैंने सेविंग करना शुरू किया। अच्छा, 9 साल की उम्र में आपने पैसे बचाने शुरू कर दिए थे? मैं पैसे और आप बताते थे कहाँ चुरा के रखते थे घर में पैसा? वो मोटी हमारी पुरानी घर थी तो काफी 20-25 इंच मोटी दीवार थी, तो उसमें एक रोशनदान था। हमने उस पे एक भारत माता का चित्र लटका दिया था। अच्छा, वो भारत माता का चित्र को हल्का साइड करते थे तो वो खजाना था, उसमें बीड़ी भी स्टोर होती थी, पैसे भी दादा उसमें स्टोर होते थे। अच्छा। मेरी माँ के अलावा इस राज को कोई नहीं जानता था। अच्छा,
हाँ, मेरी माँ जानती थी कि यहाँ ये काम कर रहा है, हाँ। पर वो मैंने उनको बोल दिया था कि फिर आगे क्या हुआ? 9 साल की उम्र में फिर आपका तो इस चीज़ को मैंने अच्छा रन किया। मेरे पास 1000 ऑफ कॉमिक्स का कलेक्शन हो गया। उस जमाने में आपने 9 साल की उम्र में हजारों रुपए इकट्ठा कर लिया था। नहीं, मतलब 1000 कॉमिक्स मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। 1000 कॉमिक्स का, ओहो! तो वो तो एसेट हो गया ना, हाँ, तो एसेट हो गया वो। एट द एज ऑफ 9। और जो कमाते थे उसको री इन्वेस्ट करते थे, खर्च नहीं करते थे। हाँ, जो भाड़ा आया जाके उससे और कॉमिक्स खरीद के लाए। एक समय ऐसा था कि मोतिहारी का जो सबसे मेन जो प्राइवेट लाइब्रेरी था, जो कॉमिक्स भाड़ा पर देता था, उसकी सारी कॉमिक्स ही मेरे यहाँ उठ के आ गई थी, दुकान बंद हो गई। फिर मोतिहारी से, आप भरोसा नहीं करेंगे कि मोतिहारी एक बड़ा शहर है, अभी के 2-3 लाख की आबादी वाला, वो कुछ 2-3 हजार के गांव वाले आबादी में वहां से कुछ बच्चे आते थे कि नहीं, कॉमिक्स अगर नहीं मिल रही है ना तो चलो सूर्यवंशी के घर, वहां मिल जाएगी। अच्छा। तो फिर कॉमिक्स पढ़ते थे, उससे फिर सेविंग करना शुरू किया। सेविंग करना शुरू किया तो कोई आकर के बोला कि हमें व्यापार करना। एक सब्जी वाली लेडी थी, वो पैसे मांगती थी कि दो, हम सब्जी करके आपको दे देंगे। उनके यहाँ मेरे ठीक ठाक पैसे इकट्ठे हो गए। काफ़ी टाइम तक ये चीज़ हम करते रहे। तो आप सब्जी वाली को पैसा कर्ज पे देने लगे जी। किस उम्र में? वही 9-10 साल में। 9-10 साल में इन्होंने 8,500 रुपए की पूंजी एक सब्जी वाली को, नहीं, 8,500 की दादा जो पूंजी हुई थी वो 13-14 साल की एज में हुई थी। 3-4 साल में टोटल इतनी इकट्ठी हुई थी। मतलब तब उन्होंने उस सब्जी वाली को फाइनेंस करना शुरू कर दिया था। हाँ, उसके बिजनेस को। हाँ, पर वो पूंजी सिर्फ 8,500 रुपये मैंने नहीं कमाए थे, मैंने ज्यादा कमाए थे, क्योंकि मैं जो कमाता था उसको री इन्वेस्ट करता था। अगर एसेट को देखेंगे तो हजारों मेरे पास कॉमिक्स थे। उसी बीच में गाने सुनने का मुझे शौक चढ़ गया। अच्छा, ठीक है। और विविध भारती वाले जो गाने बजाते थे ना, पहला बीड़ी, दूसरा कॉमिक्स, की लाइब्रेरी, थर्ड इन्वेस्टमेंट, तीसरा फाइनेंसर बन गए थे जी, और चौथा फिर अब गाने सुनने का शौक था। तो अपने शौक से पैसा कैसे कमाना है, हाँ, वो सुनिए। वो विविध भारती वाले गाने बजाते थे ना, तो कोई गाना पसंद हो तो वो नहीं बजाते थे। अब हम लोग जो वो चिट्ठी उट्ठी लिखते थे तो वो मज़ा नहीं आता था। हमने सोचा कि नहीं, अपने गाने की कैसेट खरीदेंगे। HMV वालों का ज़्यादा, सारेगामा HMV, आजकल सारेगामा नाम हो गया ना, उनका पहले नाम HMV हुआ करता था। तो HMV वालों के हम लोग रील वाले कैसेट खरीदते थे दादा। वो कैसेट खरीद करके एक टेप रिकॉर्डर, छोटा सा रिकॉर्डर खरीद लिया था, जिसमें साउंड बॉक्स अलग से नहीं था, उसी में इनबिल्ट था। तो हम उसमें वो कैसेट डाल के A साइड B साइड गाना सुनते थे। तो मेरे पास सेविंग 8,500 होने के पीछे वजह ये था, मेरा शौक। अगर ये नहीं होता तो मेरे पास शायद 50,000 रुपये की सेविंग होती। अच्छा, क्योंकि मेरे पास हजारों की संख्या में कैसेट भी इकट्ठे हो गए उनको। इतनी बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी और हजारों की संख्या में कैसेट। अभी जब ये सब जब इकट्ठा हो गया मेरे पास, तो एक तरह से 2 लाइब्रेरी हो गए। एक ऑडियो लाइब्रेरी, गानों की, म्यूजिक लाइब्रेरी, जिससे कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। अच्छा। और जो बुक लाइब्रेरी थी उससे तो अर्निंग हो रही थी, कंटिन्यूस अर्निंग हो रही थी। आपने वो ऑडियो लाइब्रेरी को से अर्निंग को कैसे स्टार्ट किया? तो ये चीज क्रमशः चलता रहा। 99 के आसपास में मेरे फादर की तबीयत खराब हुई, उनको कैंसर हुआ, वो धूम्रपान के रीजन से। हाँ, ठीक, बट मुझे उसका गिल्टी नहीं था। मेरे बेचने से, बीड़ी पीने की वजह से उनको कैंसर नहीं हुआ था। बीड़ी तो उनका पीना हैबिट थी जी, इसलिए मुझे उसका ये नहीं है कि मेरी वजह से हुआ। तो हमने उनके इलाज कराने में लग गए। तो मुझे लगा कि मेरे फादर, अच्छा, मुझे एहसास हो गया कि मेरे फादर बहुत लंबे समय मेरे साथ, फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। मेरे घर में मेरी दादी, मेरे फादर, मेरी माता जी और मैं सबसे बड़ा औलाद एक। अब मेरे बाद लगातार 3 बहन और उसके बाद सबसे छोटा एक भाई। मतलब हम खुद 5 भाई बहन और 2 लेडी, 7 लोगों का परिवार फादर के अलावा। तो मुझे लगा कि अगर फादर कल को दुनिया में नहीं रहते हैं तो ओवरऑल मेरी उम्र चाहे जो भी हो, गार्जियन तो मैं ही हो जाऊंगा ना। ये इस वक्त आपकी आयु 12 साल थी? 99, हाँ, 12-13 साल। 12 साल की उम्र में इनको ये एहसास हो गया था कि मेरे पिताजी को कैंसर हो गया है, तो नाउ आई एम द मैन ऑफ द फैमिली। तो जिम, एंड ही टुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फैमिली एट द एज ऑफ 12। तो मुझे लगा कि ये प्रैक्टिस मुझे कर लेनी चाहिए। कल को फादर न रहें, उस दिन सडन जो बर्डन आएगा तो एक ट्रायल कर लेते हैं। रह गए तो रह गए, और नहीं रहेंगे तो ट्रायल रहेगा। तो मैंने फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। और मैं अपने गांव का, उस समय, बाद में लोगों ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, पर उस समय तक रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया। वो रिकॉर्ड ये था कि एक साथ में 100 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में। और मैं अपने क्लासमेट को ही पढ़ा लेता था। अगर मैथ पढ़ाने की बारी आती थी तो मैं अपने क्लास में आप खुद थे? 12 साल में, यही कोई 7वीं क्लास का स्टूडेंट था उस जमाने में। 7वीं क्लास का स्टूडेंट
100 लोगों को ट्यूशन कोचिंग पढ़ा लेता था। ठीक है, नहीं 100 नहीं, मैं 250 पढ़ाता था, पर एक बैच में 100 लोगों को पढ़ा लेता एक था, बैच में 100 बच्चों को। 7वीं क्लास का बच्चा। अब तो एक मिनट जी दादा, जो लोग बेरोजगारी का रोना रोते हो ना, इस वीडियो को ध्यान से देखना जरा। फिर क्या नहीं हुआ? बेरोजगारी से ज्यादा भ्रामक शब्द जो है हाँ, इस धरती पे दादा बना ही नहीं है। फिर आगे क्या हुआ? तो समय 15 जी मिनट हो गया, 15 मिनट इस वीडियो का बाकी है। हाँ, तो दादा फिर मेरे पास बच्चे दादा इसलिए थे कि मैं फी बहुत कम लेता था, मात्र 10 रुपया महीना, और उसमें भी जो दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता है नहीं दे। तो कोचिंग से भी अच्छा पैसा कमाने लग गए थे आप तो। मैंने ठीक ठाक पैसा कमाता था, मुझे लगता है कि 5,000 के आसपास मैं महीना कमा लेता था उस टाइम पे। आज के डेट में तकरीबन 50,000 की वैल्यू होगी उसकी। अच्छा, आज उस पैसे की वैल्यू 50,000 होगी 7वीं क्लास में, 12 साल की उम्र में। और वो 5,000 रुपये मैं गार्जियन से मिलने वाले फी से नहीं कमाता था, मैं एक होलसेल स्टेशनरी वाले से कांटेक्ट कर लिया था और उससे मैं कॉपी और पेंसिल खरीद के लाता था। ओके। मेरे यहाँ पढ़ने कोचिंग के साथ स्टेशनरी साथ में। हाँ, मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल वालों ने शायद मेरा आइडिया कॉपी किया हुआ कि बच्चों को अपने किताब कॉपी खुद ही बेच दो। अच्छा। तो होता क्या था, मेरे जो बच्चे यहाँ जो पढ़ते थे उसमें से गार्जियन को एक कंपलसरी नहीं था कि आपको फी देना ही देना है, पर आपको कॉपी और पेंसिल मेरे यहाँ से खरीदना है। अच्छा, प्रीमियम रेट पे नहीं, जो रेट पे दुनिया देती है मार्केट उसे। रेट पे। हाँ, 3 रुपए की कॉपी आती है, मुझे 2.25 रुपए की मिलती थी, आप 3 रुपए ही मुझसे खरीदो। तो नटराज पेंसिल 1 रुपए का मिलता है, 12 का बंडल आता था, मुझे 9 रुपए का मिलता था। तो आपके 1 रुपए, एक नहीं 1 रुपए में मैं आपको दूंगा, सारी दुनिया 1 रुपए में देती है, आप भी 1 रुपए में लो। तो मेरा जो ट्यूशन के फीस से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता था, ज्यादा रेवेन्यू मुझे उससे आता था। अच्छा, वो बच्चे मुझसे खरीदते थे। इसके बाद अगला वेंचर। अगला वेंचर क्या हुआ? वेंचर गिनते जाइए आप लोग, तो हम तो भूल जाएंगे। कोचिंग के साथ स्टेशनरी शॉप। हाँ, आगे उम्र अभी 12 साल हुई है। हाँ, 12 साल हुई जी। तो फिर उसी दरमियान जो है सो मेरे फादर की तबीयत थोड़ा एक्स्ट्रा ख़राब रहने लगी, तो मैंने माना कि नहीं, अब मैं पढ़ाई करके, मैं अगर पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ, मतलब अब वो 100 वाली पढ़ाई नहीं, मतलब एजुकेशनल वाली, डिग्री वाली, तो मैं अपने फैमिली पे गलत करूँगा, मैं अपनी जिम्मेवारी से भागने वाला काम कर रहा हूँ। इसका मुझे बड़ा गहरा मतलब ये बोध आया मेरे अंदर। और दादा उसके बाद जो है ना, मैंने बोला कि फाइनली पढ़ाई बंद, अब पढ़ाई नहीं करनी है, अब बिजनेस करनी है। नौकरी तो लगेगी नहीं उस डिग्री पे, तो बिजनेस करनी है। तो बिजनेस करने के लिए जो मैंने आपको बताया था ना, कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए थे, 8,500 रुपये। अब गुमटी वाली, हाँ, गुमटी वाली पार्ट। थोड़ी महारत हासिल, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ स्टोरी को। जी। तब स्टोरी ये है, इन्होंने कल मुझे सुना दी है, इन्होंने वो सब्जी वाली को 8,500 रुपए दे रखे थे, उसका ब्याज बोझ मिला के शायद कुछ 12-14 हजार रुपए हो गया था। नहीं, 8500 नहीं, 8500 मूलधन था। हाँ। और उसकी गाड़ी 11-12 हजार रुपए हो गए थे। जी मतलब दादा, 11-12 हजार रुपए का था। तो जी। एक कोई मियाँ जी थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए स्पेयर पार्ट्स के लिए कोई बड़ी सी कमरा नुमा गुमटी बनाई थी। इनको छोटी गुमटी नहीं चाहिए थी, इन्होंने कहा मैं दुकान करूंगा। तो दुकान करने के लिए एक गुमटी चाहिए, लकड़ी की जो ना पोर्टेबल दुकान होती है, उसको हमारे यहाँ गुमटी बोलते हैं। तो इन्होंने एक मियाँ जी से गुमटी की बात की, उसमें कितने की थी गुमटी? गुमटी तो उनकी उस समय के हिसाब से भी 20,000 से कम के नहीं थी। उस समय उस समय 20,000 की गुमटी थी। इनके पास पैसे कम थे, तो उन्होंने कहा अच्छा इतने पैसे पकड़ो, जब पूरे पैसे दे दूंगा तो आप मुझे गुमटी दे देना। फिर कुछ पैसे जमा करते रहे, फिर उन्होंने कहा नहीं यार लड़का ईमानदार है, तो उन्होंने आधे पैसे में ही गुमटी इनको हैंड ओवर कर दी। जी, कि बाद में दे देना। क्या किया, ये तब तक अपने गांव से मोतिहारी पढ़ने चले गए थे, तो ये गुमटी इन्होंने मोतिहारी में खरीदी, मोतिहारी का स्टेशन रोड। अब इन्होंने कहा कि यार इस गुमटी का अधिक से अधिक उपयोग करना है, तो इन्होंने क्या किया कि लॉज में 3 कमरों के साथ एक कमरा, ये 3 लड़कों के साथ एक कमरा शेयर करते थे जी। ये मैं स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जी। तो वहां से वो कमरा खाली करके ये गुमटी में ही रहने आ गए। हाँ, मेरा किराया बचने लगा। और अब उसी गुमटी में रहते थे, और उसी गुमटी में इन्होंने एक दुकान करनी शुरू कर दी, क्योंकि इनके फादर को कैंसर हो गया था और ये वो गांव में थे, उनके इलाज पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। और इस समय आपकी आयु है, जब आपने गुमटी में आप शिफ्ट हुए हैं, मेरी आयु 14 साल। 14 साल की उम्र में ये अपने घर से दूर, सन 2000 की बात है ये, पढ़ने के बहाने आए थे शहर, और वहां पे एक गुमटी अपनी खरीद के उसने, अब गुमटी में क्या क्या बिजनेस शुरू हुआ? अब गुमटी में दादा क्या था कि गुमटी खरीदने में ही मेरी सारी इन्वेस्टमेंट चली गई थी, पूंजीदारी उसमें चली गई। तो अब गुमटी में क्या माल रखेंगे, क्या दुकान करेंगे, इसका कोई आइडिया नहीं था। गुमटी से बस अभी एक ही फायदा हो रहा था कि जो शेयरिंग के जो 60-70 रुपए मैं किराया देता था लॉज में, वो मेरा बच रहा था, क्योंकि मैं गुमटी में ही रह रहा था। अच्छा जी। तो पर अब चूंकि सारे सामान मैं लॉज से वहां शिफ्ट कर चुका था, तो मेरे सारे कॉमिक्स भी वहीं शिफ्ट हो गए, मेरे सारे ऑडियो कैसेट भी वहीं शिफ्ट हो गए। ओके। तो उसको देख के मैंने गांव वाली लाइब्रेरी वो बीच में मैंने बंद कर दी थी। जब ट्यूशन पढ़ाने में मैं काफी बिजी हो गया था, तो उसको मैंने साइड कर दिया था। पर वो एसेट आप इस गुमटी में ले आए? वो भी एसेट ले आए, और गाने का शौक वाला भी लेके आए। हाँ।
तो मैंने क्या था कि एक बार मैं गाना सुन रहा था, अब गुमटी था तो उसमें अलग से कोई एंट्री नहीं थी, सारा पूरा बड़ा गेट खोल दो, तो किसी को ऐसा लगा कि ये गाने कैसेट बेचने की दुकान है, अच्छा, ये घर नहीं है दुकान है। एक आ गया कि कैसेट दे दो, तो मैंने बोला कि मेरे दिमाग में आया हाँ बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे, गाने तो मैंने इसे काफ़ी सारे सुन लिए। मैंने बोला कि दो 35 रुपये, तो उसने कैसेट लिया और इमीडिएट कैसेट वापस कर दिया। बेवकूफ़ बना रहे हो, खुला हुआ कैसेट है, पैक दो ना। बोला कि नहीं हमारे पास तो सब खुले हुए हैं, भले आपको पैसे कुछ कम देने हैं दे दो। नहीं नहीं हमें तो पैक चाहिए। ठीक है, खुला आप ये उस कस्टमर ने मुझे बोला, मुझे अच्छे से याद है कि यार सीधा बोलना चाहिए ना, समय खा रहे हो कि नए कैसेट बेचने की दुकान तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जो दुकान है वो है रिकॉर्डिंग करने की। अच्छा, कस्टमर ने बोला, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, अरे हाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना। द मोमेंट ही heard the word recording, इनको इमीडिएटली ध्यान आया, अरे यार रिकॉर्डिंग मतलब कॉपी पेस्ट आज के जमाने में। कॉपी पेस्ट, एक शब्द से इस आदमी को एक अपॉर्चुनिटी दिख गई। मैं इसलिए कहता हूं बी ए वेरी गुड लिसनर, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी समटाइम्स नॉक्स वेरी सॉफ्टली। कई बार किस्मत मौका बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाता है, इसलिए बहुत अच्छे सुनने वाले बनिए, मौके की आहट को पहचानिए। तो रिकॉर्डिंग शब्द सुनते ही आपके दिमाग की घंटी बजी। दिमाग की घंटी बजी। मैंने उस बीच में फिर कुछ, मैं ट्यूशन, चूँकि मैं मोतिहारी में भी पढ़ाता था, तो कुछ पैसे उस बीच में इकट्ठे हो गए थे, उन पैसों के लिया कुछ यार दोस्त से कुछ पैसे कर्ज लिए और पटना गोला मार्केट में चला गया। मैंने पता लगा कि कहाँ सबसे सस्ता मिलेगा रिकॉर्डिंग मशीन। तो उन्होंने बोला कि चला जा गांधी मैदान मोना सिनेमा के पीछे चले जाओ, वहाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वहाँ मैं गया, वहाँ मेरे पास पैसे कम पड़ गए। मैंने दुकानदार को बोला कि भैया जो काम कराना है करा लो, मैं तो मतलब पंजाबी में बोलूँगा तो बेला आदमी हूँ, मैं लौट के जाऊंगा तो जितना किराया लगाऊंगा फिर आऊंगा, और थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं तो 2-4 दिन काम करा लो दुकान में, और पैसे हो जाएंगे तो मुझे रिकॉर्डिंग मशीन दे देना, ये जो पैसे यहाँ पर रख लो। तो अच्छा, बीच में दादा एक और काम में मैंने किया है, वो रिक्शा चलाने का। अच्छा, रिक्शा भी चलाए? रिक्शा मैंने वो चलाया। कब चलाए? ओ मतलब ये दुकान, जब मैंने दुकान में जब शिफ्ट हो गया था ना गुमटी में, जब दुकानदारी नहीं चल रही थी, आमदनी नहीं थी, तो उसी के सामने एक सज्जन थे, एक पंडित जी थे, जो रिक्शा भाड़ा पर देते थे। अच्छा, 15 रुपये 20 रुपये दे करके रिक्शे वाले आते थे, उनसे एक शिफ्ट का मतलब डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट का 15 रुपये था, डे शिफ्ट का 20 रुपये था भाड़ा, वो देते थे। उसके बीच में जितना मर्जी रिक्शे से कमा ले उनका हो गया, ला के 20 रुपये पंडित जी को इस रिक्शा दे दे। तो मैंने नाइट में सोचा कि नाइट में चलाऊंगा, थोड़ी शर्म कम आएगी, कोई देखेगा तो नहीं, अभी मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, पर उस टाइम हेजिटेट करता था ना मन। ठकुरे के लेके आ भाई। हाँ बाबू साहब लेकर रिक्शा चला होता ये सब बात पर, तो शर्म कर रात को चलाना शुरू किया। तो रात में और मैं बहुत रिक्शा नहीं, मैंने तो सालों चलाए। जब मैं 25,000 रुपये अर्निंग तक पहुंच गया था तब भी मैं रिक्शा चलाता था रात में, क्योंकि उस टाइम मैं और कुछ नहीं कर सकता था। वो टाइम में तो दिन भर पता नहीं कौन कौन धंधा करते थे, पर रात में क्योंकि रात को कुछ और नहीं कर सकते थे तो रिक्शा चलाते थे। बताते जब 25,000 रुपये कमाते तब भी रात में रिक्शा चलाते थे। उसके बाद दद्दा, तो जब रिक्शा चलाते थे ना तो मुझे रिक्शा वाले बात ध्यान थी, तो गोला मार्केट वाले दुकानदार को मैंने बोला कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं, तुम मुझे ये बता दो कि यहाँ कोई रिक्शा भाड़ा पर देने वाला है? यूं 2 दिन में चुटकियों में तुम्हारा पैसा दे दूंगा। तो उसने एक बात बोली, उसके यहाँ के स्टाफ था मुनीम, उसने बोला, उसको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि तुम्हें पता है अच्छा दादा, एक रिक्शा की कहानी होती है, रिक्शा सीधा नहीं चलता है, या तो लेफ्ट चलेगा नहीं तो राइट चलेगा। आप बहुत मेहनत चाहिए उसके स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए। आप छोड़ देंगे तो लेफ्ट राइट कहीं चला जाएगा, सीधा नहीं चलेगा, सीधा नहीं चल सकता जी। तो उसने बोला कि तुम्हें पता है भोजपुरी में रिक्शा एक वाही चलेला, तो ऐसे चली रिक्शा चला के दिखा दो, मान जाए, हम तो पैसा दे दें एक कैसेट के बाकी। हमने कहा लो, एक कौन बड़ा बात है। तो बोला कि चलाओ रिक्शा खाली, किसी कोई रिक्शा लेके आया था माल लोड करने के लिए, चलाओ रिक्शा खाली है। हमने कहा ऐसे क्यों टेस्ट ले रहे हैं सर, लेना है तो माल लोड करो। कि मैं अच्छा, उसके पहले मैं कबाड़ खरीद बिक्री का भी काम करता था। ठेले पे कबाड़ खरीद बोल के बता, कल बोल के बताते। अच्छा, जो मैं खरीदता था, बेचिए लोहा टीना सीसी बोतल कॉपी किताब पेपर, इस टोन में मैं चिल्लाता था लाउडली आवाज में। तो कबाड़ किस खरीदे थे? कबाड़ उसी दरमियान, रिक्शा और कबाड़, मतलब कबाड़ दिन में और रिक्शा रात में। ऐसे एक बात बता दूं, इस आदमी की वेशभूषा पे मत जाइएगा। कितनी लग्जरी कार है आपके पास इस समय?
मेरे पास मतलब किसी के पास कार में पैसे कम पड़े तो उसको मैंने 90% तक फंडिंग करके वो मिक्स नहीं, आज आपके अपनी निजी लग्जरी कारें कितनी है? कल रात को हम आए थे जिस गाड़ी में, उसका नाम फोर्ड एंडेवर है। आठ है। फोर्ड एंडेवर नई, एकदम ब्रांड न्यू। आठ है। 8 लग्जरी कारों का मालिक आपसे बात कर रहा है। एक बार वो कबाड़ी वाला एक बार और। अच्छा, वो जो जैसे कबाड़ ग्राहक नहीं, वो दोपहर में हम कबाड़ खरीदते थे तो दोपहर में सारी औरतें सो जाती थी ना। पुरुष बड़े मतलब सेल्समैन के लिए पुरुष बड़ा बेकार आइटम होता है। महिलाएं होती है दयालु। तो कैसे बोलते थे? बेचिए लोहा, टीना, सीसी, बोतल, कॉपी, किताब, पेपर। तो राजपूत जमींदार का लड़का कबाड़ तक खरीदा बेचा है, और आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, 9 लग्जरी कारें हैं। 8 कल ऑक्टेविया नहीं, स्लाविया नवी है, स्लाविया, स्कोडा स्लाविया की कैश ब्रांड न्यू गाड़ी की डिलीवरी कर लेने, और टैक्सी नहीं चलाते हैं। हाँ नहीं, शौक है। टैक्सी वैक्सी नहीं चलती है इनकी, इको गाड़ी। हाँ सर, फिर आगे क्या हुआ? तो मैंने बोला कि मैं ठेले पर मैं कुंटल वजन ढोता हूँ, इस पर रिक्शे पे माल लोड करो। कैसेट वाले को बेचा। आज तुम्हारा कुछ फायदा तो हो जाए, ट्रायल क्यों लोगे, जहां पहुंचाना मैं पहुंचा दूंगा, रिक्शा वाला बेचारा आराम करेगा। तो उन्होंने बोला कि इधर जाना है। मैंने बोला कि एक आदमी को और बिठाओ। बोले कि अरे बहुत ज्यादा वजन है। मैंने तुम भी दुकान में बैठ जाओ और मैं सारे रिक्शे खींच लूंगा। मेरे अंदर स्टेमिना बहुत ज्यादा है। तो आम रिक्शे वाले अगर 2-3 पैसेंजर बिठा के खींच सकते हैं, तो मैं आज भी मेरे में मद्दा है कि मैं 10 पैसेंजर अगर बैठ जाए एडजस्ट होके, तो मैं 10 पैसेंजर को बैठा के रिक्शा खींच सकता, आज भी मैं खींच सकता हूँ। तो मैंने वो खींचा, वो बड़े इंप्रेस हुए। बोला कि अरे यार पैसा मत देना, बड़े आप शानदार आदमी हो, आप ले जाओ। तो रिकॉर्डिंग मशीन उन्होंने, क्योंकि रिकॉर्डिंग मशीन में कुछ पैसे कम पड़ गए। हाँ, अभी आप 14 साल की उम्र की स्टोरी बता रहे हैं। 14 साल जी 14 साल। फिर आगे तो मैंने जब उन्होंने बोला कि अरे यार इससे कम पैसे भी रहते तो मैं आपको दे देता, आप इतने जिंदा दिल, आप बढ़िया आदमी हो। मैंने बोला कि दे देते तो आप एक काम करो, 60 रुपया और दे दो, मेरे पास जाने के बस के पैसे नहीं है। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो पहले तो रिकॉर्डिंग मशीन हो नहीं रहा था। अब मैं सोच क्या था, लूंगा नहीं तो जाऊंगा नहीं। तो जब एक काम हुआ ही नहीं था, दूसरे के बारे में क्या सोचना है? इतना आगे पीछा क्या सोचना है? अब हो गया रिकॉर्डिंग, तब तो सोचना पड़ेगा ना कि अब जाए कैसे। तो उसने फिर 60 रुपये में मुझे दिए। अच्छा, बाद में मैंने उनके पैसे लौटा दिए। कहते हैं ना, अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे लोग होते अच्छे लोग मिल जाते। नहीं, मुझे तो 99% अच्छे लोग ही मिले लाइफ में। अगर आप अंदर से अच्छे हैं ना साहब, आपको जीवन में अच्छे लोग ही मिलेंगे। अच्छाई बुराई सब आपके अंदर है। हाँ सर, आगे क्या हुआ फिर? तो दादा, रिकॉर्डिंग मशीन आ गई। फिर मैं लगा मशीन पे रिकॉर्डिंग करने, और मुझे ठीक ठाक कमाई होने लगी। अब मेरे पास कैसेट तो बहुत सारे थे ही। अब वो जो एक शौक था पढ़ने का। शौक से पैसा कमाना, जो आपका शौक है, जो आपका पैशन है, उसी को पैसा कमाने का माध्यम बना लीजिए, तब आपको वो मेहनत नहीं लगेगी। हाँ, तो मुझे मेहनत कहाँ लगती थी, मैं आराम से बैठ जाता था। बिल्कुल जैसे होते हैं ना आजकल डीजे ऊपर करते हैं, तो उसमें भी रिकॉर्डिंग मशीन में भी 7-8 बटन होते हैं, क्योंकि उसमें 2 खांचे होते हैं ना, ऑडियो कैसे डालने के, जिधर से एक कॉपी करने वाला, पेस्ट करने वाला। तो मैं बिल्कुल उंगलियों से बिल्कुल हारमोनियम की तरह तर मैं रिकॉर्डिंग किया करता था दादा। फिर मैं फेमस हो गया अपने मोतिहारी में। मुझसे बेहतर रिकॉर्डिंग कोई नहीं करता था, क्योंकि मेरा पैशन था। आप बता रहे थे कि सुपर फास्ट स्पीड में टक से वही रोकते थे। मतलब गाना जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो तेज गति से होता है कि जल्दी अगर 5 मिनट गाना है तो अराउंड 1.5 मिनट में गाना खत्म हो जाएगा। और फिर तो उसमें जो खाली जो स्पेस होता है ना 2 गानों के बीच में, तो फिर वो भी तो 3 गुना ज़्यादा स्पीड से कवर हो जाएगा ना। तो मेरे अंदर ये प्रैक्टिस थी हर गाने की, कि मैं एक खट मारता था, कोई गाना एक दूसरे पे चढ़ता नहीं था। अरे वाह, एक दूसरे पे गाना चढ़ जाना मतलब अच्छे आप रिकॉर्डिंग वाले नहीं है। इतना परफेक्शन था 14 साल की उम्र में अपने काम में। नहीं, और उस परफेक्शन में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं था। रील जो होता है ना, उसको आप कितनी बार भी आप ब्लैंक करो, ये करो। तो मैंने उस पर खुद से ही गाने अपने कलेक्शन के बनाने के लिए मैंने इतने ना रिहर्सल किए थे। एक टाइम तो दादा मेरे साथ ऐसा था कि जितने भी कैसेट आते थे, सब में ए साइड बी साइड होता था। ए साइड में कौन सा गाना कितने नंबर पे है। तो मेरी तो पॉपुलरिटी इस बात के लिए थी। मुझे तो कुछ लोग जिनको जिंदगी में गाना नहीं सुनना होता था, वो मेरा शौक मेरा वो पैशन देखने आते थे, वो एक मेरा हुनर देखने आते थे। हुनर क्या था कि किसी ने बोला फला गाना है, मैं लिख देता गाना का, फिल्म का नाम, और B3 का मतलब बी साइड में 3रा नंबर गाना है। मतलब हजारों कैसेटों के हर गाना, किस एल्बम में, किस कैसेट पे, बी साइड में कितना नंबर गाना है, जी दादा, कंठस्थ था, पूरा कंठस्थ था। कोई नई कैसेट आई तो विदिन 2 डेज में वो भी कंठस्थ हो जाती थी जी। तो अब लोग ये आके देखते थे कि ये पेपर पे लिख रहा है फिल्म का नाम A3 B2, और वो चले जाते थे, क्योंकि उनके पास तो गाने की लिस्ट होती थी, वो लेके चले गए।
और वो अपने जाके शाम को मिलाते थे, अरे वही गाना आ गया, इसने A3B3 लिखा था। तो अपने लोगों को बताते थे, लोगों को भरोसा नहीं होता था रिलेटिव को, तो रिलेटिव आते थे देखने के लिए, हाँ जरा लिखाओ जी, अरे इसके गाने को मत देखो, मुंह से बोलो जी, चेक करने के लिए। फिर मेरा वो वाला दद्दा काम भी चल निकला। तो उसमें अब वो भाड़ा पर भी मैं देने लगा, और ऑडियो कैसेट भाड़े पे नहीं, कैसेट रिकॉर्डिंग में और बुक भाड़े पे, बुक भाड़े पे, कॉमिक्स भाड़े पे और अच्छा, कैसेट यहाँ पर रिकॉर्डिंग फिर लाइब्रेरी और कैसेट रिकॉर्डिंग की और दुकान बाद में फिर नए कैसेट भी मैं बेचने लगा। अच्छा, हाँ, उसी गुमटी में? उसी गुमटी में। उससे जो मुनाफा आया उससे मैंने गुमटी को बढ़ाया। मतलब एक टाइम पे मेरे गुमटी में चोरी हुई, और चोरी हुई थी तकरीबन उस समय में 3 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था। मतलब 3 लाख रुपए मैंने कमा के उसमें डाला था ना। एज क्या थी? 1 साल और बढ़ गई, 2001 की बात है ये, जब चोरी 15 हुई थी। साल की उम्र में गुमटी में 3 लाख की चोरी हो चुकी थी। हाँ, वो ताला तोड़ करके तो उसके बाद से डिसीजन मैंने किया कि मैं गुमटी के अंदर ही सोऊंगा। तो फिर मैं गुमटी के अंदर ही, मैंने एक साइड में एक छोटा गेट बनवाया और मैं गुमटी के अंदर ही सोना शुरू कर दिया। सेटबैक से आप कैसे उभरे 3 लाख की चोरी वाले से? फिर उसी प्रोसीजर को, किताब नहीं ले गए थे। मैं एक चीज, दुनिया की जो दादा सबसे कीमती चीज होती है ना, चोरों के लिए सबसे मतलब नकारा चीज है। चोर कैसेट सारे नहीं, कैसेट में खुले हुए कैसेट नहीं ले गए, रिकॉर्डिंग मशीन ले गए, साउंड बॉक्स ले गए, बैटरी ले गए, किताब को टच नहीं किया। और कैसेट में मेरे ख्याल से जो सील पैक कैसेट तो वो ले गए थे, किताब को तो छुआ तक नहीं था। खैर हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ था? तो आप दुकान में ही सोने लग गए? दुकान में ही सोने लगा। तो उसके बाद से जो है सो मैंने उसी बिजनेस को सर बढ़ाया, फिर से दद्दा, फिर से उसी को बढ़ाया। मेरी पॉपुलरिटी तो थी ही, लोगों ने फिर मुझे फंड किया, लोगों ने मुझे फंड भी किया। एक सज्जन ने मुझे आइडिया दिया कि तुम लाइब्रेरी में लाइब्रेरी फी रख दो, एंट्री फी। तो जो पहले से थे उनका कुछ हमने 20-21 रुपये रख दिया कि जो पहले से 20 रुपये दे दें, बाद वाले 50 रुपये दें। तो उससे जो मेरे पास फंड आया, उस फंड से जाकर हमने दोबारा फिर से दुकान को स्टेबलाइज कर लिया। और साहिल भाई जी दादा, मैंने आपसे कहा था कि ये आदमी बेशक इसमें डिग्री सिर्फ ये आप 9वीं पास है। डिग्री तो 8वीं पास की ही है, 8वीं पास की डिग्री, 9वीं का एग्जाम नहीं दिया। जिंदगी में कभी 10वीं का एग्जाम पास करने का मौका नहीं मिला। और मैं इस आदमी के साथ कल से हूँ, और मुझे लगता है कि आई थिंक ही शुड बी इनवाइटेड एज अ फैकल्टी, एज अ गेस्ट लेक्चरर इन मैनेजमेंट कॉलेजेस। ये किस्सा अभी 30 मिनट हो गए हैं, इस किस्से को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे डिफरेंट एपिसोड और बहुत सारे एपिसोड में बनाएंगे। आप देखिएगा कि ये आदमी खुद को, जब मैंने इनसे पूछा कि आप करते क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मास्टर सेल्समैन, मैं दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेच सकता हूँ। नहीं दादा, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, मतलब 10 सेकंड समय हो तो है कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, विदिन 10 डेज मैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके ऐसे मार्केट में बेच सकता हूँ। लाइक पुर्तगाल में जाकर बेच सकता हूँ, जहां मुझे पुर्तगीज नहीं आती है, डच नहीं आता, मैं वहां जाकर बेचाऊंगा। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है। कुछ भी तो साहिल सूर्यवंशी जी की कहानी अगले एपिसोड में चलती रहेगी। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे फोन में 30-32 मिनट की रिकॉर्डिंग हो पाती है, तो ये बीच में बंद हो जाएगा। और हमें मूवी वाली बता दीजिए, आज मूवी लोग, आज हम लोग कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं। कितने बजे? 4:10 पे दादा। 4:10 पे है? जी जी जी, अभी 3 बजने वाला होगा। हाँ, अभी निकलेंगे दादा। अब हमको निकलना होगा। अगला एपिसोड शाम से पहले इनकी कहानी, और मैं अगले 2 दिन तक दिल्ली में हूँ, इनकी कहानी बेशक 10 एपिसोड बनाना पड़ेगा। साहिल भाई की पूरी कहानी आप नहीं दादा, शॉर्ट में करेंगे, 2-3 एपिसोड में कर लेंगे, 3-4 एपिसोड में कर लेंगे पूरी। तो इस एपिसोड में इतना ही, कहानी जारी रहेगी, अगले एपिसोड का इंतजार करिए। आज के लिए इतना, और कश्मीर फाइल्स देख के आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।